तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि आरए को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आरए को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या दो चीजें चाहिए, फेयर वैल्यू लेस सीओडी या सीटीडी, कॉस्ट टू डिस्पोजल या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और दूसरा हमें अपने पास इसे कैलकुलेट करने के लिए चाहिए वैल्यू इन यूज। तो फेयर वैल्यू लेस सीटीडी के अंदर भी दो चीजें हो गई, बताओ क्या क्या। एक तो हो गई फेयर वैल्यू, एक हो गई सीटीडी। तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, बताओ कैसे, कैलकुलेटेड एज पर इंड एस 113, हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो 113 के अंदर हम लोग क्या देख सकते हैं, हम सिमिलर कोटेड प्राइस, सिमिलर प्राइस फॉर, नहीं ये नहीं लैंग्वेज होनी चाहिए, प्राइस फॉर सिमिलर, प्राइस फॉर सिमिलर एसेट्स। इसका मतलब उस जैसे एसेट्स की कितनी वैल्यू है उसको हम बोल देंगे कि ये हमारे पास फेयर वैल्यू है। सीटीडी क्या होती है, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है ऑफ डिस्पोजल, जिसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कमीशन ऑन सेल हो सकती है, कोई स्टैंप ड्यूटी हो सकती है, इस तरह के खर्चे यहां पर चले आएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं लेना, नॉट टू बी इंक्लूडेड, इसमें क्या नहीं लेना, फाइनेंस एक्सपेंस इसमें नहीं लेने। ये नहीं कि कोई अगर मान लीजिए सेल करने पे फाइनेंस कॉस्ट आ रही है तो वो नहीं लेने। इनकम टैक्स भी अगर कोई लग रहा है तो वो भी नहीं लेना। और अगर कोई ड्रॉल है तो ड्रॉल को भी डिस्कस हमने इसके अंदर नहीं करना। तो आमतौर पे ये आपके सवाल में दी जाती है, बस आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। वैल्यू इन यूज जो होती है, इसे कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो दो चीजें कौन सी हैं, ये हमारे पास हैं जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं, फ्रॉम continuing यूज ऑफ एसेट्स प्लस टर्मिनल वैल्यू, और इसे हम डिस्काउंट किस रेट पर करते हैं, डिस्काउंटेड यूजिंग प्री टैक्स रेट्स स्पेसिफिक टू एसेट। ये जनरली क्या होगा, जनरली WACC। तो मैंने कहा आप फटाफट से बताइए कि इनको जब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए, यूज कंसिस्टेंट एंड बेस्ट सपोर्टेबल assumptions। हमें ये करना चाहिए। ये कहां से मिलता है मुझको, डेटा कहां से मिलता है, जनरली obtained from management approved budgets। ये यहां से मिलता है। ये बजट कितने पीरियड के लेने चाहिए, फॉर 5 years। क्या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, हायर पीरियड अलाउड इफ जस्टिफाइड। आपके एग्जाम में जो डाटा दिया होगा उसको चुपचाप फॉलो कर लेना। तो हमने कहा हायर पीरियड भी इसके अंदर चलता है, बट इट मस्ट हैव, फटाफट से बताओ, इट शुड हैव स्टेडी और डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री। इसका मतलब हमारे पास इसकी ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं होनी चाहिए 5 साल से बाद, बाकी आपको इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आमतौर पे अगर ये भी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये कैलकुलेट करने पड़ जाए तो इसकी कैलकुलेशन का एक प्रोसेस है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें देखने चाहिए हमारे एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज क्या है। तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज को लेंगे, क्या अपने पास हम चेंज इन डेटर्स
को यहां पर लेंगे, द आंसर इज नो। हम एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का अनुमान लगाएंगे कि हमारा कितना कितना रेवेन्यू इसमें होने वाला है, इसमें से लेस कर देंगे जो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या सेल्स आ जाएंगी, जो प्रोडक्शन कॉस्ट्स हैं इंक्लूडिंग ओवरहेड्स। क्या हमें कोई फिक्स्ड को वेरिएबल को अलग अलग करना है, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। इंक्लूडिंग ओवरहेड्स जो हमारे पास आते हैं, या हमारे पास जो एलोकेटेड एक्सपेंडिचर आता है टू एसेट ऑब्लिक सीजीयू, जो आपने उस एसेट में या उसके लिए जो एलोकेटेड एक्सपेंडिचर है वो आएगा। इसके अलावा रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस भी आएगा। इसके बारे में मैंने आपको बात बताई थी, डू नॉट कंसिडर। बताओ जी, क्या हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं? इसके अंदर आपने नहीं कंसिडर करना है फाइनेंस कॉस्ट्स, इसमें नहीं कंसिडर करना है आपने ड्रॉल, इसमें नहीं कंसिडर करना आपने टैक्स, इसमें नहीं कंसिडर करना कोई फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग इफ मैनेजमेंट इज नॉट कमिटेड। अगर मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है तो आपने इसे भी कंसिडर नहीं करना, लेकिन अगर मैनेजमेंट कमिटेड है तो इसे यहां पर भी कंसिडर करना पड़ेगा और उसकी वजह से आने वाले फायदे रेवेन्यू में भी कंसिडर करने पड़ेंगे। तो ये मेरे पास जो चीज निकल कर आती है, ये बेसिकली क्या निकल आती है, ये वो कैश फ्लोज निकल कर आते हैं जिनको आपने अल्टीमेटली डिस्काउंट करना है। टर्मिनल वैल्यू हमेशा मैनेजमेंट का एस्टिमेट होता है, इसका मतलब ये आपको दिया जाएगा तो अच्छी बात, वरना इग्नोर कर देंगे, आप इसे कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो हमने कहा इसका मतलब ये कि आपको ड्रॉल को ना तो एफवीसीटीडी में लेना है ना वैल्यू न्यूज में लेना है। तो मैं कह सकता हूं RA इज बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉल, यानी हमने इसमें ड्रॉल को एडजस्ट नहीं किया है। तो मैं आपको एक और भी क्वेश्चन पूछा था, तो सीए जो होना चाहिए, क्या वो आफ्टर डिडक्टिंग ड्रॉल होना चाहिए? क्या ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ ड्रॉल होना चाहिए? भाई अगर ये आपने बिफोर एडजस्टमेंट का मतलब आपने माइनस नहीं किया, ना आपने सीटीडी में माइनस किया ना आपने यहां माइनस किया, अगर ये बिफोर माइनस करने का है तो क्या ये आफ्टर डिडक्शन होना चाहिए? द आंसर इज नो, इट शुड बी बिफोर डिडक्शन ऑफ ड्रॉल। मुझे ये बताइए कि इसके अंदर अगर आप कभी मजबूर हो जाएं कि सवाल का डेटा ही नहीं दे रखा है आपको, तो आप क्या करेंगे? तो आप इन दोनों को क्या कर देना, और इफ रेयरली not possible to calculate values before adjustment of drawl, तो क्या करो? then take all values after deducting drawl। फिर आप अपने पास ड्रॉल को हर जगह से एडजस्ट करके कैलकुलेट करेंगे। कल हमने आपके साथ इतनी डिस्कशन की थी।